गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं। भ्रूणपोष क्या होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके थे कि निषेचन जो होता है या फर्टिलाइजेशन जो होता है उसके बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और यही भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, क्योंकि भ्रूणपोष के अंदर ही भ्रूण बंद होता है। और यही भ्रूण जो होता है बीज का निर्माण करता है और बीज द्वारा फिर फल का निर्माण होता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है, पर कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के भ्रूणपोष उपस्थित होते हैं। तो जो ये भ्रूणपोष बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वो बनता है त्रिसंलयन के द्वारा। जो वीडियो में सेंड नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिसंलयन का मतलब क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पौधे होते हैं तो उनमें पौधे में जब निषेचन होता है तो उसमें एक बार फर्टिलाइजेशन होने के बाद वापस फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब वापस उसमें क्या होता है, निषेचन होता है, जिसको कि हम द्विनिषेचन बोलते हैं। और पुनः उसके निषेचित होने पर उसको हम त्रिसंलयन बोलते हैं। तो भ्रूणपोष जब वृद्धि करते हैं तो उसके बाद उसमें एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो भ्रूणपोष भी अलग अलग होते हैं। ये जो भ्रूणपोष होते हैं ये इनकी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसको केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी संरचना और इनके विभाजन में बहुत अंतर होता है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है जनरली बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें ये उपस्थित होता है। लगभग 56% ऐसे पौधे होते हैं, आवृत्तबीजी पौधे जिनमें बीज का निर्माण होता है, उनमें ये उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष का जो परिवर्धन होता है, परिवर्धन का मतलब ये होता है कि उसका विभाजन या डेवलपमेंट वो सामान्य ही होता है, सामान्य प्रकार का होता है, उसमें विभाजन में कोई विशेष परिस्थितियाँ नहीं होती है। तो इसका त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है अनेक बार साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको चित्र में बता रही हूँ। आपको दिख रहा होगा चित्र में कि सबसे पहले यहाँ से इसका विभाजन शुरू होता है। ये रहा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये यहाँ पर होता है और ये जाइगोट होता है ना। तो ये क्या करेगा, आगे जाकर विभिन्न प्रकार के जैसे भ्रूणपोष भ्रूण में बदलेगा, फिर भ्रूण में बीज का निर्माण होगा, फिर फल का निर्माण होगा। तो ये जो होता है ये विभाजित होता है, और विभाजित आप देख रहे होंगे विभाजित होता जा रहा है। ये जाइगोट जो है ये भी विभाजित होता जा रहा है, और विभाजन द्वारा ये बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें ऐसे ही ये बनता है। तो अगर हम देखें तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। आपको इसमें दिख रहे होंगे अलग अलग कोशिकाएं बन गई, और अलग अलग कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक की जो बारीक बारीक आपको बिंदियों जैसे जो दिखते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं केंद्रक। और वो विभाजित होकर अपने बीच में क्या बना ली उन्होंने, भित्ति या झिल्लियाँ बना ली है, जिससे कि वो एक दूसरे से अलग दिखें। और ये जो होता है ये विभाजन जो होता है इसके आसपास किसका निर्माण हो जाता है, भित्तियों का। तो इसमें क्या होता है, जो ये भित्तियाँ होती है परिधि से केंद्र की ओर जाती है। परिधि से केंद्र की ओर का मतलब मैं बता देती हूँ आपको। जैसे ये चित्र में दिख रहा है कि ऊपर से नीचे की तरफ इसका निर्माण होता है ना। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता, कहाँ से होता है, परिधि से नीचे की ओर या केंद्र की ओर इसका निर्माण होता है। फिर हम आते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकीय हो जाता है, मतलब इस तरह का होता है। जैसे सिट्रस, सिट्रस का मतलब होता है जैसे नींबू, नींबू या जो खट्टे फल होते हैं उनमें केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष उपस्थित होता है। फिर आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। अब कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसमें केंद्रक में प्रत्येक विभाजन के बाद भित्ति बन जाती है। अब इसको देखो आप चित्र से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये दे रखा है इसमें केंद्रक बटा, फिर केंद्रक के बाद ये अलग अलग भित्तियाँ बन गई, फिर उसके बाद केंद्रक जो बनते गए तो अलग अलग भित्तियों का निर्माण होता गया। तो आप देखो 2 केंद्रक थे, 2 से कितने सारे केंद्रक हो गए, और प्रत्येक केंद्रक के बीच में भित्तियाँ उपस्थित हैं। तो जो कोशिकीय प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसमें वो कोशिका के रूप में बदल जाता है, मतलब कि पूरी तरीके से वो अलग विभाजित दिखेगा, और प्रत्येक कोशिका में क्या होगी, केंद्रक अपना उपस्थित होगा, जिससे ये क्या हो जाता है, बहुकोशिकीय हो जाता है। बहुकोशिकीय का मतलब ये होता है कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम में ये
कि एक पहले कम कोशिकाएं थी, फिर धीमे धीमे विभाजित होकर ज़्यादा कोशिकाएं हो गई और सभी कोशिकाओं में अपने केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते, मतलब इसमें केंद्रक जो होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं होते हैं। पर जो हेलोबियल जो इसके आगे आप पढ़ोगे उसमें ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है? ये दो भ्रूणपोष के बीच की अवस्था होती है, मतलब कि इसमें कितने भ्रूणपोष होते हैं? दो। तो इस भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। ये आपको दिख रहा होगा, पहला विभाजन हुआ जिससे भित्ति का निर्माण हुआ। ये हिस्से दिख रहे होंगे आपको, चेलेजल, माइक्रोपाइलर और ये जाइगोट। फिर उसके बाद विभाजन हुआ, फिर ये कितने बन गए? दो और दो अलग अलग हो गए। पहला विभाजन हुआ, ये दो बने, फिर इसमें अलग विभाजन होगा, इसमें अलग होगा, तो ये कितने बन जाएंगे? चार। दो ये और दो। फिर से ये भी विभाजित हो गए, ये भी हो गए, फिर ये अलग विभाजित होंगे, ये अलग विभाजित होंगे। परंतु इनमें एक चीज अलग होती है, वो ये होती है कि इनमें आपको दिख रहा होगा कि हर जो केंद्रक है वो मुक्त अवस्था में है। कोई भी केंद्रक जो है उनके आसपास कोई भित्ति या झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इसमें भ्रूणपोष जो होता है, केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है। जब इसमें पहला विभाजन होता है तो एक ही बार भित्ति का निर्माण हो जाता है। बाद में दोनों कोशिकाओं में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है, मतलब कि दो बन गई, पहली बार विभाजन हुआ वो विभाजन ही रहेगा, बार बार में इनका विभाजन नहीं होता है। मतलब एक बार भित्ति बन गई तो दूसरी बार भित्ति नहीं बनती है। तो बाद में इन दोनों कोशिकाओं में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है, अर्थात भित्ति निर्माण नहीं होता है। उदाहरण के लिए ये प्राय एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं तथा हिलोबी कुल के पौधों में ये उपस्थित होते हैं। तो इस तरह की जो अवस्थाएं होती हैं वो सभी किन में होती है? ऐसे पौधे जिनमें कि यहाँ हेलोबी पौधे होते हैं जिनमें कि स्वतंत्र अवस्था में ये उपस्थित होते हैं। तो अगर आप देखो तो भ्रूणपोष भी अगर वृद्धि करता है या भ्रूणपोष की भी अगर वृद्धि होती है तो वो अलग अलग होती है। अब इसके हम महत्व देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण है भ्रूणपोष का, इसमें आपको ये उदाहरण दिख रहा होगा। नारियल के बीज में दो प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, जिसको बाहरी कोशिकीय और भीतरी भ्रूणपोष जलीय होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अगर आपसे कभी ये एग्जाम में भी आता है कि जो नारियल में जो पानी होता है वो किसका उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि नारियल का जो पानी होता है वो भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। प्राथमिक भ्रूणपोष का वो वाला भाग होता है जो हम खाते हैं। आपने नारियल में देखा होगा जो व्हाइट वाला भाग होता है जिसको कि हम खाते हैं, वो हिस्सा जो होता है उसका प्रथम भ्रूणपोष होता है। पर जो अंदर का पानी होता है वो भी उसका क्या होता है? भ्रूणपोष ही होता है। और सुपारी एवं खजूर में जो भ्रूणपोष होता है वो कठोर होता है, मतलब जो सुपारी का वो हिस्सा जो लोग खाते हैं तो उसको भी क्या बोला जाता है? भ्रूणपोष ही बोला जाता है। और वो आप देखो अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा, सुपारी जब हम फोड़ते हैं तो वो क्लियर सुपारी ही होती है। तो इस तरह से होता है। तो जनरली आवृत्तबीजी में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन की क्रिया के पूर्व होता है तथा यह अगुणित होता है। अनावृत्तबीजी पौधों में तो ये पहले ही बन जाता है भ्रूणपोष, पर ये अंतर है आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी में। ये अंतर होता है कि अनावृत्तबीजी में भ्रूणपोष फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है, निषेचन के पहले बनता है, पर जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं उनमें इसका निर्माण कब होता है? निषेचन के बाद होता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं हम भ्रूणपोष का। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य भ्रूण के प्रारंभिक विकास के समय भोजन उपलब्ध कराना है। भ्रूणपोष बीज के अंकुरण के समय नवोद्भित पौधों के लिए भोजन देता है। ऐसा देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में किसी भ्रूणपोष के भ्रूण में भ्रूणपोष के प्रति कोई विशिष्टता नहीं होती, लेकिन परिपक्व भ्रूणपोष में ऐसा नहीं होता है। अब भ्रूणपोष का क्या काम होता है वो मैं आपको बता देती हूँ एक लाइन में, कि जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष के अंदर भ्रूण बंद होता है और वो भ्रूण क्या करता है? वो भ्रूण जो होता है बीज के रूप में होता है ना। तो अगर जब भी बीज से पौधे का निर्माण होता है या अंकुर निकलता है या अंकुरण उसका होता है, तब उस समय भ्रूणपोष का काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, उसको न्यूट्रिएंट देना। मतलब कि अंदर जो भ्रूण बंद है उस भ्रूण को वो क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए ये क्वेश्चन के भ्रूणपोष का कार्य लिखिए, तो एक लाइन में यही आंसर होता है कि भ्रूणपोष का मुख्य कार्य यह है कि भ्रूण के निर्माण के समय
वो क्या करता है, या बीज के अंकुरण के समय वो क्या करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। और जो आपने देखा होगा नारियल का जो दूध होता है उसका उपयोग भी किया जाता है ना। इसका उपयोग भ्रूण के संवर्धन में किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो नारियल के अंदर का जो भाग होता है, या नारियल के अंदर जो पानी होता है नारियल का, आपने देखा होगा उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। हम भी सबसे ज़्यादा नारियल के पानी का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नारियल का पानी क्या करता है, नारियल के पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं, तो वो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जो कमी होती है उसको वो दूर कर देता है। तो अगर हमको किसी भ्रूण को अगर नारियल पानी में अगर हम रखते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी कमी जो होती है न्यूट्रिएंट की या पोषक पदार्थों की कमी वो दूर हो जाती है। तो जब कृत्रिम संवर्धन होता है भ्रूण का, मतलब भ्रूण को क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से जब जर्मिनेट करवाते हैं, उसको संवर्धित करके रखते हैं, उसको कल्चर करते हैं या इसको स्टोर्ड करके रखते हैं या संग्रहित करके रखते हैं, तो उसको काय में रखा जाता है, उसको रखा जाता है नारियल के पानी में, ताकि वो क्या रहे, उसको पोषण मिलता रहे, है ना। अब इसकी आकार की प्रकृति क्या है? आकार की प्रकृति का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में देखा जाए तो भ्रूणपोष क्या होता है। तो भ्रूणपोष क्या है? एक युग्मकोद्भिद ऊतक है। युग्मकोद्भिद ऊतक का मतलब क्या होता है? युग्मकोद्भिद ऊतक का मतलब ये होता है कि ये जो होता है कोशिकाओं का एक घेरा होता है, या एक कोशिका का एक पूरा ग्रुप होता है। ऐसा देखा जाए कि इसमें जो कोशिकाएं होती है वो विभाजन द्वारा ग्रुप बना लेती है, तो ग्रुप के को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और युग्मकोद्भिद को हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। और गैमिट्स क्या होते हैं? जैसे मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है, तो उन दोनों के फ्यूजन से ही ये बनता है। फिर ये क्या है? एक बीजाणुद्भिद ऊतक है। बीजाणुद्भिद ऊतक क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 एम्ब्रियो होते हैं, है ना। इसमें नर युग्मक जो ध्रुवीय जो होते हैं, ध्रुव जो होते हैं आपके, इसके द्विनिषेचन में ये होता है कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं या ध्रुव की तरफ जो केंद्रक होते हैं, उनसे भी एक तरह से देखा जाए तो नर युग्मक संयुग्मित होते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है, बीजाणुद्भिद है। द्विक भ्रूण भी है, द्विक भ्रूण इसीलिए ही बोलते हैं इसको। फिर है भ्रूणपोष एक अविभेदित ऊतक है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, जैसे ब्रिंक को जो साइंटिस्ट और कूपर हैं, उनके अनुसार वो ये कहता है कि ना तो ये बीजाणु उद्भिद है और ना ही ये क्या है, युग्मकोद्भिद है। ये क्या है, एक अविभेदित विशिष्ट ऊतक है जो विशेष प्रकार के कार्य करता है। चूँकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आकार की प्रकृति ही बताइए उसमें कि जनरली वो क्या होता है। पर वो क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है विशेष परिस्थितियों में भ्रूण को बढ़ने में सहायता करता है। तो सभी साइंटिस्ट ने अपने अपने मत दिए हैं। ये मत जो हैं इसके आधार पर उन्होंने इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है। मैं इसमें एक चीज़ और आपको बता देती हूँ, द्विनिषेचन क्या होता है, क्योंकि वो जरूरी था। द्विनिषेचन में क्या होता है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 परागकण होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? जैसे अगर कोई युग्मक होता है, उसका अगर कोई नर युग्मक होता है, वो अगर किसी मादा युग्मक के पास आता है ना, तो उससे जो संलयन होता है वो उससे द्विगुणित युग्मनज बनता है। और अगर फिर से ध्रुवीय केंद्रक के पास उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनसे अगर उसका फ्यूजन होता है या संयुग्मन होता है, तो 2 केंद्रक तो ऑलरेडी थे ही सही, तो कितने केंद्रक हो जाते हैं? संख्या केंद्रकों की 3 हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन। मैं चित्र द्वारा इसको आपको बताती हूँ। जैसे इसमें ये डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये एंटीपोडल सेल है, ये जो है पोलर न्यूक्लियाई है। कैसे हैं? सिंगल न्यूक्लिएटेड। और ये मेल गैमेट्स हैं, ये फीमेल गैमेट्स है। ये यहाँ पर, अब ये यहाँ से एंट्री हो रही है। ये जो ट्यूब है ये पोलन ट्यूब है परागनली का। परागनली से परागकण कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ गए अंदर, ठीक है। अब सेकेंड वाले में आप देखिए कितने न्यूक्लियाई आए? 2 आए हैं, है ना।
पहला फ्यूज़न इसके साथ होगा और दूसरा फ्यूज़न इसके साथ होगा, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनके साथ। अब आप ये देखो, पहले ये किससे जुड़ता है, जो अंदर न्यूक्लियस होता है उससे, तो न्यूक्लियस कैसा हो जाता है, 2n हो जाता है, डबल न्यूक्लिएटेड हो जाता है, 2 हो जाती है न्यूक्लियस की संख्या। अब आप इसके पास में ही देखिए, एक और जो न्यूक्लियस आया था वो, ये एक और जो पोलैंड न्यूक्लियस आया था, परागकण का न्यूक्लियस, वो किससे फ्यूज़ हो गया, किससे जुड़ गया, यहाँ की कोशिकाओं से जुड़ गया। तो एक बार जब इससे हुआ तो ये कैसा हो गया, 2n हो गया, फिर एक बार इससे यहाँ पर हुआ तो ये कैसा हो गया, 3n हो गया। तो इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं या त्रिसंलयन भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है, एक बार 2 न्यूक्लियस बनते हैं और फिर तीसरी बार में कितने बन जाते हैं, 3 न्यूक्लियस या 3 केंद्रक बन जाते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिसंलयन, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। तो ये 1 या 2 नंबर में कभी कभी पूछते हैं, तो आ जाता है कभी कभी ऐसा। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। थैंक यू।